दोस्तों आज मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया और जिस प्रकार से मनीष कश्यप को जेल में डाल करके और उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, उस वक्त तमाम जितने भी तेजस्वी यादव के समर्थक है उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी है और जैसे ही तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा, उसके बाद तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि गुजराती के लोग और गुजरात कोर्ट और गुजरात की प्रशासन व्यवस्था लगातार किसी न किसी तरीके से तेजस्वी यादव को दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले उन तमाम लोगों से यह प्रश्न है कि उस वक्त आप कहां थे जब मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया, जो कि सभी को पता है कि मनीष कश्यप से पहले तमाम डिजिटल मीडिया ने, तमाम पत्रकार ने, जितने भी प्रिंट मीडिया है, तमाम प्रिंट मीडिया ने उसे छाप रखा था। जिस घटना के तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया, उससे पहले उन तमाम अखबारों ने उन तमाम घटनाओं को उजागर कर चुका था, बर्बरता का प्रयोग कर चुका था, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ मनीष कश्यप को चयनित करके मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तक लगा दिया गया। दरअसल बात है उस वक्त तेजस्वी यादव के तमाम समर्थक इसलिए चुप थे क्योंकि उसे मनीष कश्यप को रास्ते से हटाना था। दरअसल बात है अगला जो इलेक्शन आ रहा है, जिसमें बिहार की सरकार हो या पूरे राज्य में, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसके जितने भी सरकार हैं वो तमाम इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि अगले सत्ता में उसे अच्छा खासा वोट मिल सके, और इसलिए वो इस तरह के कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और अभी मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो जब तेजस्वी यादव के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को चैलेंज किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को ही टारगेट करके इस तरह की बातें बयानबाजी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जब गुजराती लोगों को ठग कहा था और ठग का मामला जब दर्ज हुआ था और अहमदाबाद में जब कोर्ट में जब उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई थी और जिसमें मानहानि का केस जो है दर्ज कराया गया था, उसमें जो है जब तेजस्वी यादव ने पूरे गुजरातियों को ठग कहने की बात कही और उसने कहा था कि पूरे गुजराती ही सिर्फ ठग होते हैं, इस पर हरीश मेहता ने केस दर्ज कराया था। अब जो है उसके तहत जो है अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन भेजा और जैसे ही समन भेजा उसके बाद जो है तमाम लोग जितने भी तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को किसी न किसी तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है, साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है जिससे कि वह राजनीतिक से बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ बात ये आती है कि जब मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा चलाया गया, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया और उसे तमिलनाडु में भेजा गया, उस वक्त वे लोग कहाँ थे जो आज कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है, तेजस्वी यादव को साजिश के तहत इस तरह के कारनामे को जो अंजाम दिया जा रहा है। आखिर उस वक्त मनीष कश्यप को जब फंसाया गया था, मनीष कश्यप के ऊपर जब इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी और एनएसए लगाया गया था, उस वक्त तमाम लोग कहाँ थे? उस वक्त किसी ने तो ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव या कोई भी नेता मिल करके मनीष कश्यप को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तमाम लोगों को पता है कि आखिर मनीष कश्यप को किसने फंसाया, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए किसने लगवाया, ये तमाम लोगों को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया, क्योंकि इससे पहले तमाम प्रिंट मीडिया ने तमिलनाडु और बिहार के कथित हमले को या उसके हिंसा को अच्छी तरह से प्रिंट कर चुके थे, छाप चुके थे और लोगों तक पहुंच चुका था। उसके बाद मनीष कश्यप ने उस पर वीडियो बनाया, मनीष कश्यप ने वीडियो प्रसारित किया और साथ साथ मनीष कश्यप के वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा कि ये व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह की कह रहे हैं, तो सबसे पहले बिहार सरकार इसकी जो है जानकारी ले, बिहार सरकार इस पर जांच कमेटी बैठाए और किस तरह का मामला है, क्या हो रहा है सही में या नहीं हो रहा है, इसकी पूरी पुष्टि करे। बाद में वह व्यक्ति पकड़ाता भी है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है जो उसमें किरदार निभाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर तुरंत एक्शन हो जाता है और उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। ये तमाम लोगों को पता है कि आखिर इसमें साजिश किसकी है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात आती है कि अगर आप किसी के ऊपर इस तरह से अत्याचार करते हो, एक बेगुनाह व्यक्ति को इस तरह से सजा दिलाते हो, तो फिर ऐसा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वर्तमान में जो हालात है
उससे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाए अगर, तो एलआईसी और बैंकों से पैसा मिलने के बाद वे भाग जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा। मेहता ने अपनी शिकायत में कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान गुजरातियों को बदनाम और अपमानित करता है और तेजस्वी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए मेहता ने अपनी शिकायत में कहा था कि ठग जैसा शब्द एवं धूर्त और अपराधियों व्यक्तियों के संदर्भित करता है और इस तरह की तुलना से गुजरातियों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। और गौरतलब जो है कि इस साल मार्च में ही सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम संबंधित टिप्पणियों को लेकर के जो है 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया था। इसीलिए अब जो है तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक हैं यही सोच रहे हैं कि जो भी यादव के नाम पर हो या फिर हमारी पार्टी के नाम पर हो या हमें वो सपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव, और अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो फिर हमारा कोई स्थान नहीं रह पाएगा और हम जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहे हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग जो है तेजस्वी यादव के ऊपर जो समन भेजा गया है तो वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को साजिश के तहत जो है फंसाया गया है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाए और उसे भी जेल में डाल दिया जाए। लेकिन तमाम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब बिहार की सरकार ने तमिलनाडु और बिहार की घटना पर इस तरह की बयानबाजी हुई, इस तरह की आवाज़ें उठी, तो उस वक्त तमाम लोगों को छोड़ करके सिर्फ एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाना पड़ा। दोस्तों, हमने राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड के हैं उसको उल्टा करके देखा तो उसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को जो हिंदी बोलते हैं उससे मारा पीटा जाता था, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती थी। इस तरह का जिक्र किया गया है पहला ही चैप्टर में। अगर आप पहला चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी घटना आज ही नहीं, पूरे सब दिन से ऐसा दिखने को मिला है कि बिहारी लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और वो जो कार्य करते हैं उसका सही मुआवजा भी नहीं मिलता है, जिस मुआवजे के तहत उसे कार्य कराया जाता है। तो कोई गलत तो नहीं बोला था। तमिलनाडु में अगर घटना नहीं भी घटी, तमिलनाडु बिहारियों को नहीं मारा तो कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अब जो है हालात सुधर चुके हैं, हो सकता है कि तमिलनाडु में ऐसी घटना नहीं घटी होगी, ना ही तमिलनाडु में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ी होगी, ना ही बिहारियों को किसी प्रकार की कोई वहां पर दिक्कत हुई होगी। लेकिन अगर इस तरह की मांगी कर दी गई कि आप इस पर एक बार जांच कीजिए तो गलत कुछ तो नहीं बोला। हाँ, साथ साथ उसने ये भी कहा कि बिहार में अगर रोजगार होता तो बिहार के लोग बाहर काम करने के लिए क्यों जाते, और जब काम करने के लिए नहीं जाते तो फिर इस तरह की नौबत भी नहीं आती। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम बातें जो होती है हमें किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि वह गलत है, क्योंकि बिहारियों को हर एक जगह शोषित करने की प्रयास की जाती है। हमने भी जहां भी गए उस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों, तेजस्वी यादव की जो समन की बातें हैं, तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाले हुए हैं और इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोचिए कि एक सच्चे पत्रकार के ऊपर इस तरह का अत्याचार किया गया है, और अगर इसके ऊपर इस तरह की अत्याचार अगर होती ही है तो गलत तो हमें नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है? अपना राय तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में इस तरह के नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उसको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।